जी, हम लोग लास्ट टाइम प्रोटेक्शन, सपोर्ट एंड मूवमेंट के बारे में बात कर रहे थे और हम इसको यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। मैमल्स के बारे में हम बात कर रहे थे कि मैमल्स की स्किन में कौन-कौन से ग्लैंड्स होते हैं या मैमल की स्किन जो है वो उसके कौन-कौन से फंक्शन होते हैं, ठीक है? तो थर्मोरेगुलेटरी फंक्शन था उसका, प्रोटेक्टिव फंक्शन था उसका। स्वेट ग्लैंड्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर मोस्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी सरफेस। द ग्लैंड सेक्रीट स्वेट। आपकी जो ग्लैंड्स है, स्वेट ग्लैंड, जो वो स्वेट रिलीज करते हैं, उस प्रोसेस को परस्पायरेशन कहते हैं। पर मीन थ्रू, फायर मीन टू ब्रीथ, यानी कि पोर्स के जरिए से कोई भी चीजें जो है ना उनको एक्सचेंज करना या सक्रीट करना, स्वेट को या बॉडी से एक्स्ट्रा हीट को या बॉडी से एक्स्ट्रा साल्ट्स को रिमूव करना परस्पायरेशन कहलाता है। परस्पायरेशन हेल्प टू रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर एंड मेंटेन होम्योस्टेसिस। तो ये आपकी बॉडी का काफी हद तक टेम्परेचर मेंटेन करता है और आपकी बॉडी के अंदर मिनरल बैलेंस को भी कंट्रोल करता है, लार्जली बाय द कूलिंग इफेक्ट ऑफ एवेपोरेशन। क्योंकि जब आपको स्वेटिंग होती है तो उसके नतीजे में कूलिंग इफेक्ट पैदा होता है, जिसकी वजह से आपका टेम्परेचर काफी हद तक मेंटेन होता है। इन सम मैमल सर्टेन स्वेट ग्लैंड आल्सो प्रोड्यूस फेरामोन। ये याद रखना है आपने। फेरामोन्स जो है ये मैमल्स में रिलीज होते हैं अदर देन ह्यूमंस। फेरामोन क्या है, इसकी डेफिनेशन भी याद रखनी है कि एक ऐसा केमिकल है जो एनिमल सेक्रीट करते हैं दूसरे मेंबर्स के साथ, अपनी स्पीशी के मेंबर्स के साथ कम्युनिकेट करने के लिए, ताकि उनके अंदर कोई स्पेशल या सर्टेन बिहेवियर रिस्पॉन्स जो है वो पैदा हो। सेबेशियस ग्लैंड जो है आपके ऑयल ग्लैंड है या आपके बालों में, आपकी स्किन में मौजूद होते हैं। सिबम जो है इसकी सेक्रीशंस को कहते हैं। आर सिंपल ग्लैंड कनेक्टेड टू हेयर फॉलिकल, और ये आपकी हेयर स्कैल्प जो है और ये आपकी स्किन जो है इसको लुब्रिकेट करते हैं ताकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म अटैक ना करे। सिबम इज परमिबिलिटी बैरियर, और ये एक बैरियर है, रुकावट है। ये स्किन सॉफ्टनिंग एजेंट है जो कि प्रोटेक्शन देता है आपको अगेंस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और सिबम जो है ये फेरामोन के तौर पर भी काम करता है। मीन ये दूसरी स्पीशीज के अंदर कोई बिहेवियरल, दूसरी स्पीशी के मेंबर के अंदर बिहेवियरल रिस्पॉन्स पैदा करने का सबब भी बनता है। और उसके अलावा आपको पता है कि मेमेलियन स्किन के अंदर पिगमेंट जो है वो मौजूद होता है, जिसको आप मेलानिन कहते हैं। pigment, for example melanin, are within the cells of the epidermal layer in hair or in specialized cells called chromatophore। ये आपने cells के नाम याद रखने हैं। some skin color is due to color of blood, और आपकी स्किन का कलर समटाइम आपके ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड के कलर के ऊपर भी डिपेंड करता है, रिफ्लेक्टेड थ्रू द एपिडर्मिस। ब्राइट स्किन कलर इन विनोमस टॉक्सिक और बैड टेस्टिंग एनिमल में डिटर पोटेंशियल प्रेडेटर। तो ये स्किन कलर को चेंज करके एनिमल्स जो हैं ये प्रेडेटर्स को वार्न करते हैं। अदर स्किन कलर जो है वो कैमोफ्लेज करती है एनिमल को, जिस तरह आपने कैमोफ्लेज की टाइप्स पढ़ी। काउंटर शेडिंग हो गया, उसमें एकॉस्टिक कलरेशन था, एपोसमेटिक कलरेशन था, क्रिप्टिक कलरेशन था, मिमिक्री था। ये सारे स्किन पिगमेंट की वजह से। इन एडिशन कलर सर्व इन सोशल, और उसके अलावा कलर की वजह से स्पीशीज की आपस में सोशल कम्युनिकेशन भी स्ट्रांग होती है। जिस तरह एक ही स्पीशी के मेंबर एक दूसरे को बआसानी पहचान सकते हैं ड्यू टू देयर पिगमेंट कलर, रिप्रोडक्टिव स्टेटस या सोशल रैंक। उसके बाद हेयर जो है, हेयर आपको पता है ये आपका जो है हेयर, इट इज कंपोज ऑफ कैराटिन फिल्ड प्रोटीन। तो कैराटिन प्रोटीन के आपके हेयर बने हुए हैं, फाइब्रस प्रोटीन है। द पोर्शन ऑफ हेयर दैट प्रोट्रूड फ्रॉम द स्किन इज द हेयर शैफ्ट। जो आपके बाल का हिस्सा जो आपकी स्किन से बाहर प्रोट्रूड किया हुआ है उसको हेयर शैफ्ट कहते हैं। और जो पोर्शन बीनीथ द स्किन है उसको रूट कहा जाता है। एन एन इरेक्टर पिल्लाए मसल, आपकी स्किन के अंदर जो है, सॉरी, आपके जो हेयर्स हैं उनके नीचे रूट, जो अंडर स्किन पोर्शन है वो रूट कहलाती है, और उस रूट के साथ इरेक्टर पिल्लाए मसल, स्मूथ मसल, इनवॉलेंट्री मसल जुड़े हुए हैं जो आपकी हेयर की मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं। अटैचेस टू द कनेक्टिव टिश्यू शीथ ऑफ अ हेयर फॉलिकल, जो कि हेयर फॉलिकल या हेयर रूट के आसपास मौजूद हैं और वो हेयर रूट के बल्ब के को भी कंट्रोल करें। व्हेन दिस मसल कॉन्ट्रैक्ट, जब ये इरेक्टर पिल्लाए मसल जो है ये कॉन्ट्रैक्ट करता है, इसकी वजह से आपका हेयर फॉलिकल जो है इरेक्ट पोजीशन में बिल्कुल आ जाता है। इन ह्यूमन दिस इज रेफर्ड टू एज गूज बम्प। ह्यूमंस में इस तरह बालों का इरेक्ट पोजीशन में खड़े हो जाना, स्पेशली जो बॉडी के हेयर्स हैं जो स्किन के ऊपर मौजूद है उनका, इसको गूज बम्प कहते हैं। ये एक आपकी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें आपके इरेक्टर पिल्लाए मसल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और आपके हेयर जो है वो
इरेक्ट पोजीशन में आ जाता है। इन अदर मैमल दिस एक्शन हेल्प वार्म द एनिमल, दूसरे जानवरों में या मैमल्स में भी ये गूज बम्प्स होते हैं जिसकी वजह से एनिमल को हीट मिलती है, स्पेशली ये हैन और बर्ड्स वगैरह में, बाय प्रोड्यूसिंग एन इंसुलेटिंग लेयर ऑफ वार्म एयर। इससे इनके अंदर वार्म एयर प्रोड्यूस होती है हेयर, इरेक्ट हेयर और स्किन के दरमियान, जिसकी वजह से वो एक इंसुलेटिंग मैकेनिज्म के तौर पर काम करता है। हेयर इज इरेक्ट बिकॉज एनिमल इज फ्राइटेंड, और हेयर उस वक्त इरेक्ट पोजीशन में आता है या इरेक्टर पिलाई मसल उस वक्त कॉन्ट्रैक्ट करते हैं जब कोई फ्राइटेंड यानी कि कोई खौफजदा कर देने वाली कंडीशन हो, या जो है आपको सर्दी लग रही हो समटाइम, उस टाइम भी आपके गूज बम्प्स होते हैं। इरेक्ट हेयर ऑल्सो मेक्स द एनिमल लुक लार्जर एंड लेस वल्नरेबल टू अटैक, और इसकी वजह से एनिमल दे कैन बिकम बिगर इन साइज, लुक्स बिगर, स्पेशली बर्ड्स। नेल क्या होते हैं? नेल्स जो आपके हैं ये भी, इनके अंदर भी कैराटिन प्रोटीन, और ये याद रखिएगा कि आपके नेल्स जो हैं ये आपके एपिडर्मिस की मॉडिफिकेशन है। आपकी एपिडर्मिस या सबसे जो अपर मोस्ट लेयर है उसकी ही मॉडिफिकेशन को नेल कहते हैं। नेल्स आर फ्लैट हॉर्नी प्लेट, नेल्स बिल्कुल फ्लैट होते हैं, हॉर्नी का मतलब है बहुत हार्ड प्लेट्स हैं। ऑन द डोर्सल सरफेस ऑफ डिस्टल सेगमेंट्स ऑफ द डिजिट, ये आपकी डिजिट्स के डिस्टल सेगमेंट के ऊपर मौजूदा डोर्सल सरफेस पर आपके नाखून होते हैं। आपकी फिंगर्स और जो प्राइमेट्स हैं, ऑर्डर प्राइमेट, दिस इज द ऑर्डर ऑफ मेमेलिया, एंड ह्यूमन बीइंग्स दे बिलोंग टू ऑर्डर प्राइमेट। ये भी आपसे पेपर में पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि ह्यूमन बीइंग्स बिलोंग टू विच ऑर्डर ऑफ क्लास मेमेलिया, तो आप कहेंगे ऑर्डर प्राइमेट्स। तो इनकी टोज के अंदर भी नेल्स होते हैं। अदर मैमल्स हैव क्लॉज, और कुछ मैमल के जो अपेंडेजेस हैं वो उनकी मोड ऑफ लोकोमोशन की तरह मॉडिफाइड है। क्लॉज यानी पंजे भी हो सकते हैं, हूव्स खुर भी हो सकते हैं। हूव जो है ये आपके जो है ना हर्बीवोर, ज्यादातर जैसे हॉर्स, कैटल, डंकी, शीप, ये सारे जो है ना ये हूफ्ड मैमल कहलाते हैं, हूफ्ड मैमल, और ये बिलोंग करते हैं अंगुलेट से, इनको अंगुलेट्स कहा जाता है। जो हूफ्ड मैमल है इनको कहा जाता है अंगुलेट्स। ये भी मैमल्स हैं, क्योंकि मैमल्स के फीचर क्या है कि इनकी बॉडी के ऊपर हेयर्स होते हैं, इनके ईयर्स एक्सटर्नल होते हैं, इनकी वर्टिब्रल कॉलम होती है, इनकी डायाफ्राम होती है, इनके पास मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं। ये ऑफस्प्रिंग को गिव बर्थ करते हैं, यानी कि वीवी पेरेंट्स होते हैं। बट exceptions are there are two mammals which are egg laying, they can also lay the egg. Other keratinized derivatives of mammalian skin, apart from nails and claws and hooves, there are other keratinized derivations of epidermis are there, in which horn ये कहते हैं आपको, सींग जिनको आप कहते हैं, इनको आपने एंटलर्स के साथ कंफ्यूज, एंटलर इज समथिंग एल्स। एंटलर जरा बहुत ज्यादा जो यानी कॉम्प्लेक्स किस्म के यू कैन से हॉर्न, दे आर फाउंड इन द मार्खोर एंड जो हर्बीवोर हैं उनमें, एंड द बेलीन प्लेट्स। अच्छा ये आपने याद रखना है कि जो वेल है ना, वेल मछली जो है, वेल इज अ मैमल, सॉरी इट इज अ मैमल, इसके अंदर बेलीन प्लेट्स जो है ये भी इसकी स्किन की डेरिवेटिव है, कैराटिनाइज्ड डेरिवेटिव है। तो ये हॉर्न्स, क्लॉज, नेल्स, hooves, antlers, baleen plates, all are the derivatives of the skin of mammal. उसके बाद मूवमेंट की तरफ चलते हैं कि ऑर्गेनिज्म इवॉल्व फ्रॉम एंसेस्ट्रल प्रोटिस्ट टू बी मल्टी सेलुलर एनिमल, क्योंकि ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो प्रोटिस्ट से इवॉल्व हुए हैं और वो आज मल्टी सेलुलर एनिमल है, हैविंग बॉडी साइज इंक्रीज ड्रामेटिकली। आपका बॉडी साइज बहुत बड़ा है, सिस्टम्स इन्वॉल्व हैं आपकी मूवमेंट में, आपकी सपोर्ट में, जो कि इवॉल्व हुए साइमल्टेनियसली। 4 cell types contribute to movement. There are 4 cell types जो कि एनिमल्स की, डिफरेंट एनिमल्स की मूवमेंट के अंदर इन्वॉल्व हैं, जिनमें अमीबॉइड सेल, फ्लैजेलेटेड सेल, सिलिएटेड सेल एंड मसल सेल। तो ये 4 टाइप्स के सेल्स हैं जो कि स्पेशली मूवमेंट में हेल्प करते हैं। इससे पहले हमने जो भी पढ़ा, दैट वन अबाउट प्रोटेक्शन of the, or you can say the skin of the different animal. With respect to support, organism have 3 kind of skeleton, और अगर support की बात की जाए तो animal kingdom में 3 types के skeletons पाए जाते हैं, hydroskeleton, exoskeleton and endoskeleton. Exo and endo both are rigid. The skeletal system also function in
एनिमल्स। तो एनिमल्स के अंदर स्केलेटल सिस्टम इज अ वेरी इंपॉर्टेंट part of the movement as far as movement is concerned, that require muscle working in opposition, antagonism to each other, in which your muscles they work antagonistically to each other. Your muscles are in the pair form. If we talk about the muscles of your arms, you know that your arms have two types of muscle, biceps and triceps. They work antagonistic to each other. As a result, movement occurs. The skeletal system of invertebrate. Many invertebrate use their body fluid for internal support because invertebrates they don't have a very hard, rigid, bony skeleton. That is why they use the body fluid as a skeletal system. They don't have bones. For example, sea anemone and earthworm have a form of internal support called the hydrostatic skeleton. तो इसमें वो सी एनिमून की एग्जांपल दे रहा है। सी एनिमून फाइलम नाइडेरिया से बिलोंग करता है और अर्थवॉर्म जो है ये फाइलम एनिलिडा से बिलोंग करता है। इनकी इंटरनल सपोर्ट जो है वो बॉडी फ्लूइड की वजह से होती है और उसको कहते हैं, ऐसा स्केलेटन जो बॉडी फ्लूइड की वजह से होता है उसको कहते हैं हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन। हाइड्रो मीन वाटर, स्टैटिक मीन इन यू कैन से इन कांस्टेंट, यानी ऐसा फ्लूइड जो उसकी बॉडी को एक कांस्टेंट मोशन में रख सकता है या उसको एक स्केलेटन के तौर पर बिहेव कर सकता है। तो इसकी हम मजीद डिटेल देखते हैं कि द हाइड्रोस्टैटिक, हाइड्रो मीन वाटर एंड स्टैटिक मीन टू स्टैंड। Skeleton is a core of liquid water or body fluid such as blood, surrounded by a tension resistant sheath of longitudinal and circular muscle. So you know that the body of earthworm contains two types of muscle, longitudinal and circular. This fluid is found within the body of earthworm. It is similar to a water filled balloon. जैसे बिल्कुल एक बैलून में अगर वाटर को फिल कर दिया जाए और वो उस वाटर की वजह से बिल्कुल वो फूल जाता है, because the force exerted against the incompressible fluid in one region can be transmitted to other region. बिल्कुल उसी तरह एक अर्थवॉर्म के अंदर जैसे फ्लूइड भरा हुआ होता है तो वो उसके ऊपर स्केलेटन के तौर पर काम करता है। कॉन्ट्रैक्टिंग मसल्स पुश अगेंस्ट हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन, और वो जिसकी बॉडी में लॉन्गिट्यूडिनल और सर्कुलर मसल्स हैं वो बेसिकली हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन के अगेंस्ट पुश होते हैं एंड ट्रांसमिटेड फोर्स, और वो फोर्स पैदा करते हैं जिसकी वजह से बॉडी मूव करती है एज द मूवमेंट ऑफ सी एनीमून इलस्ट्रेट्स। तो सी एनीमून की मूवमेंट जो है वो ये बात इलस्ट्रेट करती है कि किस तरह जो है इनमें हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन काम करता है। सी एनीमून जो है ये मैंने आपको बताया इस तरह का एक एनिमल होता है, इसकी बड़ी सॉफ्ट सी बॉडी होती है। ये फाइलम नाइडेरिया से बिलोंग करते हैं। इस तरह इसके टेंटिकल से निकले हुए होते हैं। ये अपने टेंटिकल्स में वाटर को फिल करता है ड्यू टू द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। दिस सी एनीमून मूव्स इन वाटर। तो ये इसकी एग्जांपल है। उसके अलावा वो बात करते हैं अर्थवॉर्म की। Another example is the earthworm. Earthworm की बड़ी important example है as far as hydrostatic skeleton is concerned. इसका scientific name है Lumbricus terrestris. तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है what is the scientific name of earthworm. It can track longitudinal and circular muscle alternatively. यानी कि ये alternatively अपने longitudinal और circular muscles को contract करता है, creating a rhythm, जिसमें एक बकायदा rhythm और एक तरतीब पैदा हो जाती है muscles की contraction में, that move the earthworm through the soil, जिसकी वजह से earthworm soil में move करता है। earthworm के बारे में मैंने आपको बताया था कि इसको farmer friend भी कहा जाता है और earthworm को natural plow भी कहा जाता है, क्योंकि ये सॉइल के अंदर बड़ा इफेक्टिवली मूव करता है और ये सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करता है और ये सॉइल में एरेशन को प्रमोट करता है। इन बोथ ऑफ दीज एग्जांपल्स द हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन कीप द बॉडी फॉर्म कोलैप्सिंग। In the above mentioned examples, the purpose of hydrostatic skeleton is to maintain the body in a right posture and to prevent the body from collapsing when its muscles contract. The invertebrate hydrostatic skeleton can take many forms and shapes. So earthworm and sea anemone they both are invertebrate. तो इसमें other invertebrate जो हैं उनमें ये और भी forms ले लेता है hydrostatic skeleton, जैसे कि उनकी गैस्ट्रोवास्कुलर जो कैविटी है एसिलोमेट की, जैसे फ्लैट वॉर्म हो गया, रिनकोसील इन निमर्टियन। अब ये मुख्तलिफ फाइलम्स के अंदर बता रहा है कि एसिलोमेटा जो है ना विदाउट बॉडी कैविटी, उनके अंदर उनकी गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी एज अ स्केलेटन बिहेव कर सकती है, उसका फ्लूइड। उसके बाद रिनकोसील इन निमर्टिया, निमर्टिया भी एक फाइलम है। फिर उसके अलावा एस्केलमेंथीस के अंदर उनकी जो फॉल्स बॉडी कैविटी है सूडोसिलोम, वो बिहेव करती है एज अ स्केलेटन।
हाइड्रोस्टैटिक, सिलोम इन एनिलिड्स एंड अ हीमोसील इन मोलस्क। तो यहाँ पर ये जो सारे वर्ड्स लिखे हुए ये आपको क्लियर कर रहे हैं कि किस फाइलम में किस तरह की बॉडी कैविटी मौजूद है। ठीक है, एसिलोमेट में कोई बॉडी कैविटी नहीं है, तो उनकी गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी इज बिहेविंग एज अ vertebrate invertebrate skeletal system. Then rhynchocoel in Nemertea, pseudocoelom in Aschelminthes. Aschelminthes is the other name of phylum Nematoda, coelom in annelids and hemocoel in mollusk. Overall, the hydrostatic skeleton of invertebrate is an excellent example of adaptation of major body function to this simple but efficient principle of hydrodynamics, use of the internal pressure of body fluid. तो ये एक बेस्ट एग्जांपल है, ये एक बड़ी अच्छी एडेप्टेशन है इन्वर्टिब्रेट की कि वो अपनी बॉडी फ्लूइड को इस्तेमाल करते हुए और इंटरनल प्रेशर को इस्तेमाल करते हुए, बॉडी फ्लूइड को इस्तेमाल करते हुए अपनी बॉडी को मेंटेन किए हुए हैं। तो उसके बाद हम चलते हैं एक्सोस्केलेटन की तरफ। एक्सो मीन आउटसाइड, स्केलेटन मीन स्केलेटन। रिजिड एक्सोस्केलेटन आल्सो हैव लोकोमोटर फंक्शन। तो ये जो एक्सोस्केलेटन होता है ये एनिमल्स की लोकोमोशन के अंदर भी हेल्प करता है, बिकॉज इट प्रोवाइड साइट, क्योंकि एक्सोस्केलेटन वो चीज है जो कि साइट प्रोवाइड करता है इंसेक्ट की बॉडी को फॉर मसल अटैचमेंट, ताकि वो आसानी मूव करे, एंड काउंटर फोर्सेस फॉर मसल मूवमेंट। एक्सोस्केलेटन आल्सो सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट द बॉडी, और एक्सोस्केलेटन बॉडी को सपोर्ट भी करते हैं इंसेक्ट की और प्रोटेक्ट भी, बट दीज आर सेकेंडरी फंक्शन। लेकिन ये इनके सेकेंडरी फंक्शन है, मेन फंक्शन एक्सोस्केलेटन का कुछ और है, वो हम देखते हैं इन आर्थ्रोपोड। और ये एक्सोस्केलेटन मोस्ट प्रोनाउंस जो है वो आर्थ्रोपोड में यानी इंसेक्ट के अंदर पाए जाते हैं। और आर्थ्रोपोडा के बारे में आपको पता होगा, इट इज द बिगेस्ट फाइलम ऑफ द एनिमल किंगडम, हैविंग 53.1% ऑफ द इंसेक्ट्स। द एपिडर्मस ऑफ द बॉडी वॉल सेक्रीट अ थिक हार्ड क्यूटिकल। इसमें क्या होता है कि आर्थ्रोपोड की बॉडी की एपिडर्मस जो है वो थिक हार्ड क्यूटिकल सेक्रीट करती है, जो कि बॉडी को एब्रेसिव डैमेज, वाटर अटैक से बचाती है। द क्यूटिकल इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द इंसेक्ट या आर्थ्रोपोड। प्रोटेक्ट एंड सपोर्ट द एनिमल सॉफ्ट इंटरनल ऑर्गन, इसका मेन फंक्शन प्रोटेक्शन है, एनिमल की बॉडी को सपोर्ट करना और उसके जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनको सपोर्ट करना। उसके अलावा क्रस्टेशिया जो है, क्रस्टेशिया इज द सब फाइलम ऑफ phylum Arthropoda. Because phylum Arthropoda is the biggest phylum of the animal kingdom, that is why it is divided into 3 subphylum. These are Crustacea, phylum subphylum Insecta, and Arachnida भी जो है ना उसको भी सबफाइलम का वो दिया जाता है स्टेटस। तो क्रस्टेशियंस की एग्जांपल अब यहाँ देख लें, तो ये भी आपका एमसीक्यू आ सकता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्रस्टेशियन और समथिंग लाइक दिस। तो यहाँ पर क्रैब जो आपका होता है, लॉबस्टर होते हैं, श्रिम्प होते हैं, ये इंसेक्ट हैं, ये इंसेक्ट के सब फाइलम क्रस्टेशिया से बिलोंग करते हैं, और ये सी फूड के तौर पर भी इस्तेमाल होते हैं, और ये एक्सोस्केलेटन रखते हैं। द एक्सोस्केलेटन कंटेन कैल्शियम कार्बोनेट क्रिस्टल, और इनके अंदर जो है कैल्शियम कार्बोनेट इम्प्रेग्नेटेड होता है इनके शेल के अंदर, जो इनको हार्ड और फ्लेक्सिबल बनाता है, सिवाय जॉइंट्स वाली जगह पे, क्योंकि इंसेक्ट से मूव करना होता है तो ये पॉसिबल नहीं है कि उनके जॉइंट्स जो है वो बड़े हार्ड और इम्प्रेग्नेटेड हों। देयर जॉइंट्स आर हैविंग लेस, यू कैन से लेस क्यूटिकल और थिन क्यूटिकल। बिसाइड प्रोवाइडिंग शील्ड लाइक प्रोटेक्शन, तो मेन फंक्शन इसका प्रोटेक्शन है फ्रॉम एनिमी एंड रेजिस्टेंस टू जर्नल वियर एंड टियर, और फिजिकल डैमेज से बचाता है एक्सोस्केलेटन। द एक्सोस्केलेटन आल्सो प्रिवेंट इंटरनल टिश्यू फ्रॉम ड्राइंग आउट। तो उसके अलावा ये डेडिकेशन मीन ड्राइंग आउट, उससे भी इंटरनल ऑर्गन्स को बचा रहा है। दिस इंपॉर्टेंट एवोल्यूशनरी एडेप्टेशन कंट्रीब्यूटेड टू आर्थ्रोपोड सक्सेस, एंड दिस इज द रीजन, ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि why arthropod is the successful phylum on the surface of the earth and why insects are living in all habitats. So आप कहेंगे exoskeleton is the key, or it contributes a lot to the arthropods success colonization of land, जिसकी वजह से इंसेक्ट्स ने जमीन पर रहना शुरू कर दिया। एक्सोस्केलेटन however limit an animal's growth, but ये इसकी एक डिसएडवांटेज है कि एक्सोस्केलेटन जो है वो एनिमल की ग्रोथ को थोड़ा महदूद कर देता है, लिमिट कर देता है, जिसकी वजह से इंसेक्ट्स को एक पीरियोडिकली खास टाइम पीरियड के बाद अपने एक्सोस्केलेटन को शेड करना पड़ता है। So some animals shed the exoskeleton periodically, as arthropods do when they molt, and this is called molting or ecdysis, in which the animal they
shed the exoskeleton, and this molting or ecdysis is controlled by a hormone called ecdysone. Certain regions of the arthropod body, अब आर्थ्रोपोड की बॉडी के कुछ रीजन है जहां पर क्यूटिकल बड़ी थिन होती है, जैसे कि जॉइंट्स हो गए, और यूजुअली इन दीज एरियाज, क्योंकि वहां से बॉडी ने थोड़ा सा बेंड करना होता है, आर यूजुअली इन दीज एरियाज. इट इज इन द इट इज इन दीज एरियाज दैट पेयर्स ऑफ एंटागोनिस्टिक मसल के जो एंटागोनिस्टिक मसल्स हैं उन एरियाज में जो है ना एक्सोस्केलेटन बहुत थिन होता है, हैविंग एंटागोनिस्टिक मसल. अच्छा, ये जो डायग्राम में आपको हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन दिखाया गया है, ये जो है ना सी एनीमून है, जो कि इसका साइंटिफिक नेम इधर लिखा हुआ है कोरिनेक्टस कैलिफोर्निक. अलाउ देम टू शॉर्टन और क्लोज, और ये हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन है जो इसकी मदद कराए कि ये शॉर्ट हो जाए या क्लोज हो जाए या खुल जाए प्रेशर की वजह से. और ये है आपका सी एनीमून की बॉडी, जिसमें आप देख सकते हैं कि इस तरह फ्लूइड जो है वो भरता है उसकी गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी में. सर्कुलर मसल है लॉन्गिट्यूडिनल, तो इंटरनल वाटर या इंटरनल बॉडी फ्लूइड ही एज अ स्केलेटन बिहेव करता है. ओके जी, तो ये जो है, ये आपको जो नजर आ रहा है ये एक्सोस्केलेटन है. ये जो तस्वीर में आपको नजर आ रहा है ये है असेकेडिया निम्फ. ये एक इंसेक्ट का निम्फ है. निम्फ मीन इधर डेवलपमेंटल स्टेज. लीव्स इट्स, वो आप ये देख रहे हैं कि इसने शेड करा है अपना पुराना जो एक्सोस्केलेटन है, जिसको मोल्टिंग कहते हैं. दिस एक्सोस्केलेटन प्रोवाइड एक्सटर्नल सपोर्ट फॉर द बॉडी एंड अटैचमेंट फॉर मसल. इन एन आर्थ्रोपोड मसल अटैच टू द इंटीरियर ऑफ द एक्सोस्केलेटन. तो आर्थ्रोपोड में मसल एक्सोस्केलेटन के अंदर अटैच होते हैं. इन दिस आर्टिकुलेशन ऑफ एन आर्थ्रोपोड लिम्ब द क्यूटिकल इज हार्डन्ड. और इस तरह जॉइंट्स पर जो है वो क्यूटिकल थिन होती है, जबकि वैसे वो हार्ड होती है, एक्सेप्ट एट द जॉइंट वेयर द मेम्ब्रेन इज फ्लेक्सिबल. Notice that the extensor muscle is antagonistic to works in the opposite direction than the flexor. तो ये दो antagonistic muscle है यहाँ पर, extensor muscle और flexor muscle इनके अंदर. उसके अलावा यहाँ पर आपको दिखाया जा रहा है बी में जो है ना, ये एक आर्थ्रोपोड की वो है एक्सोस्केलेटन, जिसमें बॉडी वॉल, उसके ऊपर फिर एक्सटेंसर मसल, फ्लेक्सर मसल, फिर एक्सोस्केलेटन, फिर जो है वो सेगमेंट ऑफ लिम्ब. तो सेगमेंट ऑफ लिम्ब के ऊपर इतनी ज्यादा वो हार्ड एक्सोस्केलेटन नहीं है. उसके बाद जी हम यहाँ पर बात करते हैं वर्टिब्रेट की. इनवर्टिब्रेट के बारे में याद रखिएगा कि इनवर्टिब्रेट में हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन और एक्सोस्केलेटन, ये दो मेन स्केलेटन है जो इनवर्टिब्रेट्स में पाए जाते हैं. जबकि अगर वर्टिब्रेट की बात करें तो उनके अंदर बड़ा वेल डेवलप एंडोस्केलेटन होता है. एंडो मीन इनसाइड एंड स्केलेटन मीन skeleton enclosed by other body tissue. This endoskeleton consists of two main types of supportive tissue. और आपका जो एंडोस्केलेटन होता है उसमें दो मेन टाइप ऑफ टिश्यूज हैं, जिसने आपका अंदरूनी जो स्ट्रक्चर है, जो सपोर्ट सिस्टम है, जो स्केलेटन है उसको बनाया हुआ है, जिनमें कार्टिलेज और बोन. Cartilage and bone are the two main you can say tissues. They are tissues, right? And they are connective tissues. ये भी आपने याद रखना है. कार्टिलेज की डेफिनेशन क्या है कि इट इज अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू दैट प्रोवाइड अ साइट फॉर मसल अटैचमेंट. ये कार्टिलेज जो है वो दो मसल्स को आपस में जोड़ने का काम करता है. एड्स इन मूवमेंट एट जॉइंट, और जोड़ के ऊपर जो आपकी मूवमेंट है उसको मदद करता है. and provide support like other connective tissue. It consists of chondrocyte. ये याद रखना है आपने. इसके कार्टिलेज की सेल्स को कहा जाता है कॉन्ड्रोसाइट्स. कॉन्ड्रोसाइट्स, फाइबर्स और सेलुलर मैट्रिक्स, ये मिलकर आपके कार्टिलेज बनाते हैं. उसके बाद जी आ गई बोन. बोन जो है, बोन को ऑसियस टिश्यू का नाम भी दिया जाता है. बोन जो है ये भी कनेक्टिव टिश्यू है दैट प्रोवाइड्स अ पॉइंट ऑफ अटैचमेंट फॉर मसल. एंड बोन जो है वो आपकी फोर्स प्रोवाइड करती है. बोन्स के आपकी बॉडी में कई फंक्शंस हैं, जिनमें मेन फंक्शन तो सपोर्ट है. बोन्स जो हैं दे प्रोवाइड अ पॉइंट ऑफ अटैचमेंट फॉर मसल्स एंड ट्रांसमिट द फोर्स ऑफ मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन from one part of the body to another during movement. In addition, bones of the skeleton support the internal organ of many animal. उसके अलावा पहली बात ये है कि बोन्स आपकी बॉडी के अंदर मसल कॉन्ट्रैक्शन को
पॉसिबल बनाती हैं और ट्रांसमिट करती हैं फोर्स को फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू द अदर। नेक्स्ट जो इसका फंक्शन है वो क्या है कि अंदरूनी जो ऑर्गन है उनकी प्रोटेक्शन, उनकी सपोर्ट। और थर्ड जो है वो है आप ये बोन जो आपकी हैं ये स्टोर करती हैं कैल्शियम एंड फॉस्फेट। ये आपकी बोन मिनरल्स डेपोजिशन के लिए भी यूजफुल हैं। और ये आपकी बोन्स रेड ब्लड सेल को तैयार करने के लिए भी इस्तेमाल होती हैं एंड सम वाइट ब्लड सेल। तो ये देखें कि बोन के कितने फंक्शन हैं आपकी बॉडी में। बोन टिश्यू इज मोर रिजिड, बोन टिश्यू सबसे रिजिड कनेक्टिव टिश्यू है। इससे ज्यादा रिजिड और कोई कनेक्टिव टिश्यू नहीं है बिकॉज इट इज होमोजीनियस ऑर्गेनिक ग्राउंड सब्सटेंस ऑल्सो कंटेन इनऑर्गेनिक साल्ट, क्योंकि इसके अंदर इनऑर्गेनिक साल्ट भी होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड भी होते हैं, जैसे कैल्शियम फॉस्फेट हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट, ये इनऑर्गेनिक साल्ट है। और इसकी वजह से बोन जो है वो सबसे हार्ड कनेक्टिव टिश्यू कंसिडर की जाती है। ये हम नेक्स्ट बोन का स्ट्रक्चर देखते हैं कि अंदर से कैसा होता है। ये दिस इज द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ बोन। ये आपको जो है बताना मकसूद है। यहाँ पर देखिए कि ये बोन है और आपकी बोन के अंदर नर्व्स का बाकायदा एक नेटवर्क है। और ये जो बोन का अपर पोर्शन होता है ना जो हार्ड होता है उसको कहा जाता है कॉम्पैक्ट बोन। जैसे यहाँ पर इसने लेबल किया हुआ है, जो अपर हार्ड पार्ट है वो कॉम्पैक्ट बोन है और जो अंदर इसके यानी यू कैन से द वेरी सॉफ्ट पार्ट दैट इज कॉल्ड स्पॉन्जी बोन, उसको भी हम देखते हैं इधर। ये इसने इसको मजीद आपको जूम करके पोर्शन दिखाया है जिसमें आप देख रहे हैं कि ब्लड वेसल्स हैं, नर्व्स हैं। उसके बाद सॉफ्ट जो हिस्सा है वो स्पॉन्जी बोन कहलाता है, जबकि थोड़ा सा हार्ड एक्सटर्नल जो है वो कॉम्पैक्ट बोन कहलाता है। तो यहाँ पर आप देखें कि ये पूरा स्ट्रक्चर है जिसमें वो ऑस्टियनिक कैनाल भी आपको शो कर रहा है। और जब इस स्ट्रक्चर को उसने मजीद जूम किया है तो बोन्स के जो सेल्स हैं या उनके दरमियान में जो गैप्स हैं उनको कैनालिक्यूली या कैनालिक्यूलस कहा जाता है। और बोन के सेल को ऑस्टियोसाइट कहा जाता है। और बोन्स के सेल्स के दरमियाने स्पेस को लेक्यूनी कहा जाता है। ये पूछा जा सकता है आपसे, ये मैंने दो पेपर्स में देखा भी है कि व्हाट द स्पेस बिटवीन द बोन सेल्स आर कॉल्ड, इट इज कॉल्ड लेक्यूनी। और इसी तरह कैनालिक्यूलस का भी हम देखते हैं, इसकी डेफिनेशन होगी कहीं पर। और ऑस्टियोसाइट इज द नेम ऑफ बोन सेल वेयर एज कॉन्ड्रोसाइट इज द नेम ऑफ कार्टिलेज सेल। सो यहाँ पर इसके जो है आपको नर्व और ऑस्टियनिक कैनाल, फिर ब्लड वेसल, कम्युनिकेटिंग कैनाल नजर आ रही है। और आपको बोन के ऊपर एक वाइट सी तह जो है ना ये पेरिओस्टियम है। ये आपसे ये भी पूछा जा सकता है समटाइम, अक्सर ये जो आउटर कवरिंग होती है इसके बारे में पूछा जाता है। जो एक दफा पूछा गया क्वेश्चन जो है वो था कि लंग्स की जो आउटर कवरिंग होती है उसको क्या कहते हैं, तो उसको प्लूरा कहते हैं। प्लूरा, PLEURA, प्लूरा, या इसको प्लूरल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। और जो कनेक्टिव टिश्यू है इसकी आउटर मेम्ब्रेन को पेरिओस्टियम कहा जाता है, ये आपने याद रखना है। जो कनेक्टिव टिश्यू है या पेरिओस्टियम इज द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ डेंस कनेक्टिव टिश्यू, पेरिओस्टियम। तो मैं आपको बता रही हूँ कि एक दफा लंग्स का पूछा गया था और एक दफा भी रिसेंटली न्यूरॉन्स के बारे में भी कुछ पूछा गया था। तो उसको भी आपने किसी पास पेपर में भी इसका जिक्र था। यहाँ पर लिखा हुआ है कि स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ लॉन्ग बोन फिमर। फिमर इज द लॉन्गेस्ट बोन, लॉन्गेस्ट एंड हार्डेस्ट बोन ऑफ योर बॉडी। इट इज योर थाई बोन ऑफ मैमल। कॉम्पैक्ट बोन इज कंपोज्ड ऑफ ऑस्टियोन्स कनेक्टेड टुगेदर। कॉम्पैक्ट बोन आपकी बोन का ऊपर वाला स्ट्रक्चर है जिसमें ऑस्टियोन मिलकर उसको कॉम्पैक्ट बना रहे हैं। स्पॉन्जी बोन जो है वो विद इन है और इट इज लैटिस लाइक है रादर देन डेंस। वो बहुत ज्यादा डेंस नहीं है, बहुत हार्ड नहीं है। सिंगल ऑस्टियोन इन कॉम्पैक्ट बोन, और ये वो आपको दिखा रहा है। उसके बाद ये जो है ये भी आपको बी में, बी जो है ना सिंगल ऑस्टियोन आपको दिखाया गया है कॉम्पैक्ट बोन के अंदर। और यहाँ पर आपको फिश का एंडोस्केलेटन दिखाया जा रहा है। आप देख रहे हैं कि फिश के अंदर जो है उसके स्केलेटन में क्या क्या है, उसके प्री मैक्सिला, फ्रंटल बोन है, उसकी न्यूरल स्पाइन है, उसकी वर्टिब्री है, उसकी डॉर्सल रिब है, वेंट्रल रिब है, पेल्विक फिन के अंदर भी,
कुछ चीजें एक्सटेंडेड हैं और पेक्टोरल में भी। तो देखेंगे कितना एक हार्ड रिजिड एंडोस्केलेटन है जो वर्टिब्रेट्स को सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ठीक है जी। उसके अलावा हम आगे देखते हैं कि आगे वो किसका स्केलेटन हमें दिखा रहा है, एंडोस्केलेटन। दिस यहाँ पर आपको दिखाया जा रहा है टेट्रापोड। टेट्रापोड मीन हैविंग 4 लेग्स। उनका ये जैसे फ्रॉग आप लगा लें तो आपको फ्रॉग का स्केलेटन दिखाया गया है, तो उसमें भी आप देख रहे हैं कि आपका स्केलेटन बड़ा वेल डेवलप है फ्रॉग का। इसमें इसके हेड बोन को मैक्सिला, उसकी जो फिंगर डिजिट्स है उनको मेटाकार्पल, उसकी जो कलाई है दैट इज कार्पल, उसकी जो आपकी जो हुमरस है, आपकी जो आर्म है ना, उसकी जो अपर पोर्शन वाली जो हड्डी है उसको हुमरस कहा जाता है। ठीक है। फिर आपके जो पाँव की तरफ अगर आ जाए तो वो जो पाँव की उंगलियों में जो आपकी बोन्स है छोटी छोटी उनको फ्लेंजेस कहा जाता है। आपके जो टखने में जो बोन्स है उनको मेटाटार्सल कहा जाता है। फिमर आपकी थाई बोन को कहा जाता है। बेसिक पैटर्न तमाम वर्टिब्रेट का सेम है, लेकिन ये फ्रॉग का दिखा रहा है इट इज सेम इन यू पीपल एज वेल। टार्सल और मेटाटार्सल भी आपकी बोन्स के नाम हैं। ये ह्यूमन स्केलेटन आगे होगा, हम उसमें उसको मजीद देखेंगे। ये नेजल बोन है इसकी, फिर फ्लेंजेस हैं जो उंगलियों में आपकी फिंगर्स में जो जॉइंट्स हैं, जो उनमें बोन्स हैं वो फ्लेंजेस हैं। उसके बाद ये जो आपकी बोन है ना शोल्डर बोन, इसको सुप्रास्कैपुला कहते हैं। रेडियो अल्ना है, रेडियस और अल्ना जो आपकी लोअर आर्म की 2 बोन्स है। इलियम, इस्कियम और प्यूबिस जो है ये तीनों बोन्स आपकी पेल्विक गर्डल की हैं। ये आपके अपर और लोअर जो बॉडी के हिस्से हैं उनको आपस में अटैच करने में मदद करती है। टिबिया फिब्यूला आपकी लेग्स की, लोअर लेग्स की दोनों बोन्स को कहते हैं। अपर लेग में आपकी फेमर है। और इस्कियम, ये जो लोअर है इस्कियम जो है ये आपके पेल्विक गर्डल की बोन है। ये फ्रॉग का खैर दिखाया हुआ इन्होंने। तो स्केलेटन ऑफ टेट्रापोड, टेट्रापोड मीन हैविंग 4 लेग्स, 4 टांगों वाले जो जानवर हैं उनका स्केलेटन कैसा होता है। द टेट्रापोड मस्ट लिफ्ट देमसेल्फ टू वॉक ऑन लैंड, क्योंकि टेट्रापोड की लोकोमोशन जो है वो सारी वॉकिंग के ऊपर डिपेंड करती है। द फर्स्ट एम्फीबियन नीडेड सपोर्ट, तो सबसे पहले आपको पता है कि जो चौपाई जो जमीन पर आए वो एम्फीबियन है जो कि फिशेस के से इवॉल्व हुए और उन्हें जमीन पर सपोर्ट की जरूरत पड़ी ताकि वो ब्योएंसी जो पानी में उनको फिश को वाटर में ब्योएंसी की जरूरत होती है। ब्योएंसी का मतलब है द कैपेबिलिटी ऑफ द फिश टू मूव इन डिफरेंट डेप्थ। तो ये याद रखिएगा कि फिश को ब्योएंसी प्रोवाइड करने के लिए जो ऑर्गन यूज होता है उसका नाम है स्विम ब्लैडर। लेकिन क्योंकि एम्फीबियन फिश से इवॉल्व हुई उन्होंने जमीन पर आना शुरू कर दिया, तो जमीन पर आकर रहने के लिए उनको एक सपोर्ट की जरूरत पेश आई। फॉर द अर्लीस्ट टेरेस्ट्रियल एनिमल सपोर्ट एंड लोकोमोशन वर डिफिकल्ट एंड कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस। एडेप्टेशन फॉर सपोर्ट एंड मूवमेंट ऑन लैंड अकर ओवर अ पीरियड ऑफ अप्रोक्सीमेटली 200 मिलियन ईयर्स अगो। तो 200 मिलियन साल पहले ये सपोर्ट का काम फिर शुरू हुआ जो कि जमीन पर रहने वाले जानवर हैं। ड्यूरिंग दिस एवोल्यूशन द टेट्रापोड एंडोस्केलेटन बिकेम मॉडिफाइड फॉर सपोर्ट ऑन लैंड। दिस एडेड सपोर्ट रिजल्टेड फ्रॉम स्पेशलाइजेशन ऑफ इंटरवर्टिब्रल डिस्क दैट आर्टिकुलेट विद एडजॉइनिंग वर्टिब्री। उसके बाद आपके वर्टिब्री जो हैं वो डेवलप हुए जिनको आप मोरे कहते हैं। इंटरवर्टिब्रल डिस्क उनके दरमियान हैं जो हेल्प होल्ड द वर्टिब्रल कॉलम टुगेदर and they also absorb shock and provide joint mobility. Bone replace cartilage in the ribs, और आपकी जो ribs हैं उसके अंदर बोन्स बनना शुरू हो गई कार्टिलेज की जगह, which became more rigid. The various type of connective tissue that connect to the axial skeleton helped keep elevated portion from sagging. और बॉडी को कोलैप्स होने से बचाने के लिए एक्सियल स्केलेटन का जो था वो उसकी एवोल्यूशन शुरू हुई। एक्सियल स्केलेटन जो है उसमें आपका आता है स्कल, आपकी आती है आपकी स्कल, आपकी वर्टिब्रल कॉलम, स्टर्नम और रिब्स। ये चारों चीजें आपके एक्सियल स्केलेटन की जो है पार्ट हैं। जबकि अपेंडिकुलर जो स्केलेटन है उसमें आपकी पेक्टोरल गर्डल और पेल्विक गर्डल आते हैं। और आपकी जो 4 लिम्स और हाइंड लिम्स हैं ये भी आपके अपेंडिकुलर स्केलेटन में आती हैं। Appendages become elongated for support on hard surface and changes in the shoulder enable the neck to move freely. तो ये कुछ चेंजेस आई स्केलेटन के अंदर ताकि एनिमल आसानी से अपना हेड को मूव करे। Human endoskeleton, the human endoskeleton has 2 major parts, the axial and the appendicular. इंसान के जो स्केलेटन है उसकी 2 मेन चीजें हैं, एक्सियल
स्केलेटन आपका एक मेन पार्ट है और अपेंडिकुलर जो है वो आपका दूसरा पार्ट है। is composed of appendages and the pectoral girdle and the pelvic girdle। तो आपकी जो एक्सियल स्केलेटन है, ये मैंने आपको पहले बताया, एक्सियल स्केलेटन में आती है आपकी स्कल, आपकी वर्टिब्रल कॉलम, आपकी स्टिर्नम और रिब्स, ये चार चीजें एक्सियल में हैं। जबकि अपेंडिकुलर में है आपकी पेक्टोरल गर्डल और पेल्विक गर्डल। द गर्डल अटैच द अपर एंड द लोअर अपेंडेजेस, और ये वो गर्डल वो दोनों चीजें हैं जो आपकी अपेंडेजेस को आपकी बॉडी के साथ जोड़ती हैं। वो गर्डल जो आपकी बाजू को या आपकी फोर लिम्ब को आपकी बॉडी के साथ अटैच कर रहा है, यानी आपका जो शोल्डर वाला एरिया है ना, उसके अंदर जो बोन्स का सारा कॉम्प्लेक्स मौजूद है, वो पेल्विक गर्डल कहलाता है। जबकि जो आपकी हाइंड लिम्ब आपकी बॉडी के साथ जिस पॉइंट से अटैच है, वहां पर जो कॉम्प्लेक्स बोन्स का मौजूद है, वो पेक्टोरल गर्डल कहलाता, पेल्विक गर्डल कहलाता है। और इसमें इलियम, इस्कियम और प्यूबिस आते हैं। Movement, non-muscular movement and muscular movement is a characteristic of certain cell, protist and animal. For example, certain white blood cell, coelomic cell and protists such as amoeba utilize non-muscular amoeboid movement. Amoeboid movement also occur in embryonic tissue movement. Amoeboid movement ऐसी movement होती है जिसमें मसल इन्वॉल्व ना हो, और अमीबा शो करता है उसके अलावा कुछ और आपकी बॉडी के टिश्यूज हैं जो कि अमीबॉइड मूवमेंट की वजह से जगह को हील करते हैं, और इन मेनी सेल टाइप्स ग्रोइंग इन टिश्यूज। ये अमीबॉइड मूवमेंट है जिसमें आपको अमीबा जिस तरफ अपना साइटोप्लाज्म धकेलता है वो उसी तरफ मूव कर जाता है। तो यहाँ पर आप देखें अमीबा की बॉडी में जो एंडोप्लाज्म है, यानी कि साइटोप्लाज्म जो अंदर डीप मौजूद है, एक्टो आउटसाइड बाहर बाहर किनारों पर जो है, और ये रिक्रूटमेंट जोन है जिसमें वो कहता है कि एंडोप्लाज्म फ्लो इनटू एन एडवांसिंग सूडोपोडियम एट द टिप। टिप जो है ना, अगर टिप्स की तरफ आए जो है ना फ्लूइड या साइटोप्लाज्म, तो उस टिप को कहा जाता है फाउंटेन जोन। टिप को क्या कहा जाता है? फाउंटेन जोन। और जो बैक पर जोन है उसको कहते हैं रिक्रूटमेंट, यानी जिससे अपोजिट डायरेक्शन होती है उसको रिक्रूटमेंट, और जिस तरफ होती है उसको फाउंटेन जोन। At the opposite end, recruitment zone of the amoeba, ectoplasm changes into endoplasm and begins flowing in the direction of the movement. तो अदर प्रोटिस्ट एंड सम इनवर्टिब्रेट यूटिलाइज सीलिया, और मूवमेंट के लिए आपको पता है कुछ एनिमल सीलिया और फ्लैजेला का भी इस्तेमाल करते हैं, जैसे सीलिया पैरामीशियम और फ्लैजेला यूग्लिना। Muscle and muscle system are found in various invertebrate groups from primitive cnidarians to the arthropod। तो स्मॉल जो आपके एनिमल हैं जिनमें इन्वर्टिब्रेट्स हो गए, उनमें भी मस्कुलर मूवमेंट होती है। जिस तरह इंसेक्ट जो है वो फ्लाइट मसल्स के थ्रू जो है वो फ्लाई करती है, तो इन मोर कॉम्प्लेक्स एनिमल मसल अटैच टू एक्सो एंड एंडोस्केलेटन सिस्टम टू फॉर्म अ मोटर सिस्टम। और कॉम्प्लेक्स एनिमल में बकायदा एक कॉम्प्लेक्स मसल्स का मौजूद है जो बकायदा कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की वजह से कॉम्प्लेक्स किस्म की मूवमेंट को एड करता है। उसके बाद ये जो है सीलरी मूवमेंट है, मेटाक्रोनल वेव पुशिंग अलोंग अ रो ऑफ सीलिया। तो ये देखें कि सीलिया बड़ी एक रेगुलेटेड और रिदमिसिटी के साथ बीट करते हैं, सारे सीलिया एक ही दफा बीट नहीं करते, जिसमें some they beat at one time and some they beat at the other. Ciliary and flagellary movement, with the exception of the arthropod, locomotor cilia and flagella occur in every animal phylum. स्ट्रक्चरली सीलिया जो है, सीलिया का लफ्ज लैटिन लैंग्वेज का जिसका मतलब है आई लैशेज, जैसे आपकी आई लैशेज हैं उसकी तरह का ये होता है। और फ्लैजेला जो है वो ये भी लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है, बट सीलिया ये दोनों सिमिलर है, स्ट्रक्चर इन दोनों का सिमिलर है, सीलिया और फ्लैजेला का, लेकिन इनमें डिफरेंसेस मौजूद हैं। सीलिया आर शॉर्टर एंड more numerous, but flagella are longer and less numerous and less in number, generally 2, 1 or 2. Ciliary movements are coordinated, और सीलिया की जो सारी मूवमेंट है वो आपस में कोऑर्डिनेटेड होती है, जैसे यहाँ पर अगर ये चीज पहले बीट करेगी फिर ये करेगी एंड सो ऑन। ओके जी, हम यहाँ पर हैं, ये है जी सिलरी एंड फ्लैजेलर मूवमेंट। ठीक है, फ्लैजेला का लफ्ज का मतलब है स्मॉल विप्स। तो ciliary movement are coordinated, for example in some ciliated protozoa pair of cilia occur in rows
रोज में सीलिया मौजूद होते हैं. रोज ऑफ सीलिया बीट, और सीलिया की रोज जो है वो बीट करती हैं स्लाइटली आउट ऑफ फेज विद वन अनदर, so that ciliary waves periodically pass over the surface of protozoa. In fact, many ciliate can rapidly reverse the direction of ciliary beat. कई सिलिएट अपनी डायरेक्शन को रिवर्स भी कर सकते हैं, जिसकी वजह से वो अपनी डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं. द एपिडर्मस ऑफ फ्री लिविंग फ्लैटफॉर्म, जैसे टर्बिलेरियन हो गए. टर्बिलेरियन इज द ओनली क्लास ऑफ फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज दैट आर फ्री लिविंग. नहीं तो ज्यादातर जो प्लेटीहेल्मिन्थीज हैं, ये जो फ्लैटफॉर्म है, ये पैरासाइट होते हैं. एंड निमर्टिया इज अबंडेंटली सिलिएटेड. तो टर्बिलेरिया और निमर्टियन जो है, इनके ऊपर बहुत ज्यादा सीलिया होते हैं. द स्मॉलेस्ट स्पेसिमेन, तो 1 मिलीमीटर लॉन्ग जो है वो सीलिया होता है. lie at the upper end of size range from efficient locomotion using cilia. और जो बड़े प्लेटफॉर्म है जैसे पोलीक्लेड हो गए, ट्राइक्लेड हो रहे, इनके अंदर सिलरी क्रीपिंग एज द प्रिंसिपल मीन है लोकोमोशन की, यानी साथ सीलिया को भी बीट करते हैं और साथ क्रीपिंग भी, यानी रेंगते भी हैं. एंड द लार्जेस्ट एनिमल टू मूव बाय सिलरी क्रीपिंग एंड द निमर्टियन. द मस्कुलर एक्टिविटी ऑफ फ्लैटवर्म एंड निमर्टिया आर वेरिड एंड इन्वॉल्व पीडल लोकोमोशन. तो इनकी वेरिएबल है लोकोमोशन जो है वो पीडल भी हो सकती है, वो पेरिस्टाल्टिक भी हो सकती है, वो लूपिंग भी हो सकती है. इसमें वो अपने इंटीरियर या पोस्टीरियर हिस्से को किसी सतह के साथ चिपका लेते हैं और मूवमेंट करते हैं. Since ciliary and muscular means of movement coexist, कुछ फ्री लिविंग फ्लैटवर्म में सिलरी और मस्कुलर मूवमेंट इकट्ठे मौजूद है. एंड द निमर्टियन, द ट्रांजिशन का मतलब है तब्दील होना, फ्रॉम सिलरी टू मस्कुलर लोकोमोशन is likely to have taken place among the flatworm like ancestors. तो कहते हैं कि फ्लैटवर्म से एवोल्यूशन शुरू हुई थी कि जो है ना सिलरी से तब्दील होकर मस्कुलर लोकोमोशन की तरफ जो है वो चीज आई. तो ये आपने याद रखना है कि प्लेटीहेल्मिन्थीज या फ्लैटवर्म से जो लोकोमोशन थी वो सीलिया से मस्कुलर की तरफ आई. एन इंट्रोडक्शन टू एनिमल मसल. मस्कुलर टिश्यू. अब हमने ये प्लीज अपना माइक जरा ना बंद कर दें, जो भी जिनका माइक खुला हुआ है. ये है फायजा. फायजा प्लीज अपना माइक बंद कर दें क्योंकि इंटरप्शन हो रही है थोड़ी ना. अच्छा, हमने स्केलेटन्स की बात की है, हमने टिश्यूज की बात की, बोन और कार्टिलेज. अब मस्कुलर जो है ना, मसल्स they mean a lot in the process of movement. Muscular tissue is the driving force, the power behind movement in most invertebrate and vertebrate. तो इन दोनों में मसल्स जो है ना वो ड्राइविंग फोर्स है जो मूवमेंट को एड करते हैं. द बेसिक फिजियोलॉजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मसल टिश्यू इज कॉन्ट्रैक्टिलिटी. तो जो बेसिक काम मसल करता है वो ये कि ये कॉन्ट्रैक्टाइल होता है. द एबिलिटी टू कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स, ये कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकता है या शॉर्ट भी हो सकता है. In addition, muscle tissue has 3 other important properties. इसके अलावा मसल टिश्यू की और प्रॉपर्टी क्या है कि एक्साइटेबिलिटी इसकी होती है. द कैपेसिटी टू रिसीव द एंड रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस, यानी जो आपका मसल है ये बकायदा स्टिमुलस को रिसीव भी करता है और उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड भी कर सकता है. दूसरा जिसका काम है वो एक्सटेंसिबिलिटी. एक्सटेंसिबिलिटी का मतलब है कि एबिलिटी टू बिकम स्ट्रेच्ड. और तीसरा इसका काम है इलास्टिसिटी, द एबिलिटी टू रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल शेप, और फिर अपनी वापस असल हालत में भी आना आफ्टर बीइंग स्ट्रेच्ड और कॉन्ट्रैक्टेड. ये 3 काम है मसल्स के. एनिमल में है वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ मसल टिश्यू. एनिमल्स के अंदर एक या एक से ज्यादा मसल टाइप्स पाई जाती हैं, जिनमें स्मूथ मसल, कार्डियक मसल और स्केलेटल. अगर आपसे पूछा जाए कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मसल दैट वाज फर्स्ट evolved, तो आप कहेंगे स्मूथ मसल एक ऐसा मसल है जो सबसे पहले देखा गया एनिमल्स में. The contractile cells of these tissues are called muscle fibers. और मसल्स के अंदर जो टिश्यूज होते हैं या टिश्यूज के अंदर जो सेल्स होते हैं जो उनको लचक प्रोवाइड करें उसको मसल फाइबर कहा जाता है. स्मूथ मसल इज आल्सो कॉल्ड इनवॉलंटरी. स्मूथ मसल आपके कंट्रोल में नहीं होता, इसकी मूवमेंट, इसकी कॉन्ट्रैक्शन, इसकी रिलैक्सेशन आपकी कंट्रोल में नहीं होती, इनवॉलंटरी है, क्योंकि बिकॉज हायर ब्रेन सेंटर डू नॉट कंट्रोल इट्स कॉन्ट्रैक्शन, क्योंकि ब्रेन के हायर सेंटर जो है इसकी कॉन्ट्रैक्शन को कंट्रोल नहीं करते. स्मूथ मसल फाइबर हैव अ सिंगल न्यूक्लियस. इनमें एक ही न्यूक्लियस होता है. ये स्पिंडल शेप होते हैं और ये पैरेलल पैटर्न में अरेंज होते हैं ताकि ये शीट्स बनाएं. स्मूथ मसल मेंटेन गुड टोन, और स्मूथ मसल एक बड़ी खूबसूरत टोन बनाते हैं. नॉर्मल डिग्री ऑफ वाइगर एंड टेंशन इवन विदाउट नर्वस स्टिमुलेशन.
इट कॉन्ट्रैक्ट स्लोली, ये बहुत स्लोली कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ये लंबे टाइम तक कॉन्ट्रैक्टेड रह सकते हैं, डज नॉट फटीग इजीली। और स्मूथ मसल फटीग का शिकार नहीं होता बहुत जल्दी। ये मसल किधर मौजूद है? स्मूथ मसल इज द प्रीडोमिनेंट मसल टाइप इन मैनी इनवर्टिब्रेट। तो ये आपने याद रखना है कि इनवर्टिब्रेट में ज्यादातर कौन सा मसल पाया जाता है? स्मूथ मसल। फॉर एग्जाम्पल इट फॉर्म पार्ट ऑफ द एडक्टर मसल दैट क्लोज द वॉल्स ऑफ क्लैम। अब ये क्लैम जो है ये मोलस्क है, तो इसकी जो वाल्व हैं उनको बंद करने के लिए एडक्टर मसल, ये आपसे पूछा जा सकता है। एडक्टर मसल इज अ टाइप ऑफ स्मूथ मसल जो कि मोलस्का में पाए जाते हैं और अदर बायवाल्व में। दीज स्मूथ मसल गिव बायवाल्व द एबिलिटी टू क्लैम अप। और ये स्मूथ मसल बायवाल्व को ये एबिलिटी देते हैं कि वो प्रेडेटर के खिलाफ जो है वो क्लैम अप हो सके कुछ दिनों के लिए, कुछ विद नो एनर्जी एक्सपेंडिचर। तो एडक्टर मसल मदद करते हैं जो कि स्मूथ मसल है। स्ट्राइटेड मसल जो है ये स्केलेटल कहलाएंगे। with single nucleus are common in invertebrate but they occur in adult vertebrate only in the heart when they are called cardiac। अच्छा, कार्डियक की बात करा है। स्ट्राइटेड का मतलब है पट्टीदार, कार्डियक मसल का मतलब है हार्ट के मसल फाइबर आर इनवॉलेंट्री, ये भी आपके कंट्रोल में नहीं है, ये भी आपके इनवॉलेंट्री हैं। हैव सिंगल न्यूक्लियस और स्ट्राइटेड, यानी कि इनके अंदर भी डार्क और लाइट बैंड्स बकायदा होते हैं और ब्रांच्ड होते हैं कार्डियक मसल। दिस ब्रांचिंग अलाउ द फाइबर टू इंटरलॉक फॉर ग्रेटर लेंथ स्ट्रेंथ ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन। अच्छा, मैं इसको इधर से पहले आगे लेकर चलती हूँ फिर। यहाँ पर है, ये है जी आपके स्मूथ स्केलेटल और कार्डियक मसल्स का डिफरेंस। और कार्डियक मसल जो है ये आपके हार्ट के हैं, ये डू नॉट फटीग बिकॉज कार्डियक फाइबर रिलैक्स कंप्लीटली बिटवीन कॉन्ट्रैक्शन। और स्केलेटल मसल जो है ये भी स्ट्राइटेड है, ये वॉलंटरी है, ये वाइड मसल है जो आपके कंट्रोल में है, क्योंकि इनका पैगाम आपके नर्वस सिस्टम तक जाता है और वो कॉन्शियस इसको कंट्रोल करता है। स्केलेटल मसल फाइबर आर मल्टी न्यूक्लिएटेड एंड स्ट्राइटेड। स्केलेटल मसल अटैच टू स्केलेटन बोथ एंडो एंड एक्सो। When skeletal muscles contract, they shorten। और जब skeletal muscle contract करता है तो वो छोटा हो जाता है। Thus muscles can only pull, they cannot push। उस सूरत में वो सिर्फ पुल कर सकते हैं। तो ये भी आपने याद रखना है कि जब skeletal muscle contracted होता है तो वो सिर्फ क्या करता है? सिर्फ पुल कर सकता है। Therefore the skeletal muscle work in, और इस तरह अगर वो रिलैक्स करेगा तो फिर वो सिर्फ पुश करेगा। फॉर एग्जाम्पल वन मसल ऑफ अ पेयर बेंड, जब एक मसल का पेयर बेंड कर रहा होता है एट अ जॉइंट एंड ब्रिंग्स द लिम्ब क्लोज टू द बॉडी, द अदर मेंबर ऑफ द पेयर स्ट्रेटन्स। तो दूसरा मेंबर जो है वो स्ट्रेट हो जाता है जो कि जॉइंट को एक्सटेंड करता है एंड एक्सटेंड द लिम्ब अवे फ्रॉम द बॉडी। उसके बाद जी मस्कुलर सिस्टम ऑफ इनवर्टिब्रेट में वो बता रहा है a few functional differences among invertebrate muscle indicate some of the differences from the vertebrate skeletal muscle। In arthropod at least two motor nerves innervate a typical muscle fiber। अब arthropod में बकायदा nerves हैं जो कि muscle fiber की movement को control करती हैं। One motor nerve fiber cause a fast contraction and the other a slow contraction। Another variation occur in certain insect, bees, wasp, fly, beetle, flight muscle। These muscles are called asynchronous। अब ये दो टाइप्स है मसल की, ये आपने याद रखना है। एसिंक्रोनस और सिंक्रोनस ये फिनोमेना पाया जाता है बीज, वास्प और फ्लाइज, बीटल में, फ्लाइट मसल्स में। एसिंक्रोनस वो होते हैं since the upward wing movement activate the muscle and produce the down stroke। तो मसल्स का अपवर्ड जो है ना, विंग का अपवर्ड मूव करना मसल्स को एक्टिवेट करते हैं जिसकी वजह से दोबारा डाउन स्ट्रोक बनता है इन द मिज। और फॉर एग्जांपल ये, अच्छा यहाँ पर एक डिप्टरन रिलेटेड टू फ्लाई मॉस्किटो भी कर दिया है। तो ये डिप्टरा जो है ना ये ऑर्डर है इंसेक्ट्स का, ऑर्डर है इंसेक्ट के 8 ऑर्डर हैं जो बहुत कॉमन है, जिनमें ज्यादातर इंसेक्ट्स लाए करते हैं। मॉस्किटो डिप्टरा में लाया करता है और ये अक्सर पूछा हुआ होता है। और भी मुख्तलिफ इंसेक्ट्स के हवाले से, जैसे टर्माइट हो गया उसका पूछा हुआ होता है, उसके अलावा बीज का, वास्प का या एंट्स का। तो इस तरह ये ऑर्डर्स वाला एक टेबल मेरे पास है, मैं आप लोगों को सेंड करूंगी। तो ये काम जो है ना, दिस हैपन 1000 टाइम अ सेकंड, एक सेकंड में 1000 दफा ऐसा होता है।
कि ये एसिंक्रोनस जो है वो मसल अपना काम करे. An understanding of the structure and function of invertebrate locomotion is crucial to an understanding of the evolutionary origin of the various invertebrate group. Discussion of several type of invertebrate locomotion that involve muscular system is as follows. तो हम इन्वर्टिब्रेट में देख रहे हैं कि इन्वर्टिब्रेट में मस्कुलर मूवमेंट किस तरह से, इन्वर्टिब्रेट में मसल का क्या किरदार है. तो यहाँ पर आप देखें, ये है जी आपकी अर्थवॉर्म की मूवमेंट. अब देखिए कि अर्थवॉर्म में लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल एंटागोनिस्टिक काम कर रहे हैं, जिसमें व्हेन लॉन्गिट्यूडनल मसल कॉन्ट्रैक्ट एंड सर्कुलर रिलैक्स द सेगमेंट ऑफ द अर्थवॉर्म बल्ज. अब ये अब देखिए कि लॉन्गिट्यूडनल मसल ने कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है, सर्कुलर ने रिलैक्स किया हुआ है, तो वो जो सेगमेंट है वो आपको बल्ज और उभरा हुआ लग रहा है एंड स्टेशनरी विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड. In front of each region of longitudinal muscle contraction, circular muscles contract, causing the segment to elongate and push forward. अच्छा, ये लूपिंग मूवमेंट आपको दिखाई गई है लीच की. लीच जो है ये भी एक इन्वर्टिब्रेट है जो कि फाइलम एनिलिडा से बिलोंग करती है. एनिलिडा की क्लास जो है हेरोडीनिया से. लीच जोंक इसको उर्दू में कहते हैं. इसकी बॉडी की टोटल मस्कुलर मूवमेंट और लूपिंग मूवमेंट है, जिसमें आप देख रहे हैं कि उसके एंटीरियर और पोस्टीरियर सक्कर हैं, which they alternatively attach to the substrate in looping movement to have move forward. Some insect larva such as Lepidopteran caterpillar और कुछ insect के larva जैसे Lepidoptera जो है ये caterpillar, ये एक larva caterpillar larval form को कहते हैं. exhibit similar movement. The caterpillar uses arcing movement to move forward. arcing. तो यहाँ पर वो आपको दिखा रहा है कि are walking do not involve raising or lowering the body. Depending on arthropod, the trajectory of each limb is different and non-overlapping. Most arthropod walk forward, कुछ arthropod walk करते हैं आगे, कुछ rotate करते हैं the basal joint of the limb relative to the body, but crabs walk in a sideways fashion. तो different arthropod different तरीकों से move करते हैं. यहाँ पर आपको दिखाई गई है, ये भी एक एनिलिड है, पोलिकीटा से बिलोंग करता है. नेरीज जिसकी बहुत सारी आप देख रहे हैं कि लेग्स हैं, इनको पैरापोडिया कहा जाता है. Terrestrial locomotion and invertebrate. The physical properties of an arthropod cuticle are such that true flight evolved from pterygote insect. Pterygote insect वो होते हैं जो कि फ्लाई कर सकते हैं. तो उधर से ही फ्लाइट बेसिकली इन्वॉल्व हुई. तो इंसेक्ट्स के बाद ही फिर बात आगे को बढ़ी और फिर बाद में बर्ड्स जब इवॉल्व हुए तो बर्ड्स के अंदर बड़ा एक ट्रू फ्लाइट मैकेनिज्म जो है वो मौजूद है. टेरिगोड इंसेक्ट उनको कहते हैं हैविंग फ्लाइट मसल्स और हैविंग फ्लाइट, वो इंसेक्ट जो उड़ सकते हैं. Some 200 million years ago, since then, उस वक्त से लेकर आज तक the basic mechanism of flight has been modified. Consequently, present day insect exhibit a wide range of structural adaptation and mechanism for flight. उसके बाद है कि टेरेस्ट्रियल लोकोमोशन इन इनवर्टिब्रेट, जैसे जंपिंग हो गई. जंपिंग भी एक लोकोमोशन की टाइप है जिसमें फ्लीज, ग्रास हुपर और लीफ हुपर जो ये जंप करते हैं. जंपिंग को हॉपिंग भी कहते हैं. मोस्ट ऑफन दिस इज एन एस्केप रिएक्शन. टू जंप एन इंसेक्ट मस्ट एक्सर्ट अ फोर्स. इसमें भी फोर्स लगती है अगेंस्ट द ग्राउंड टू इम्पार्ट अ टेक ऑफ वेलोसिटी, और वो एक स्पीड के साथ जो वो मूव करता है. यहाँ पर हैं हम जी. वस्कुलर वाटर वेस्कुलर सिस्टम ऑफ अकाइनोडर्म. अच्छा, ये भी इनका बेसिकली सपोर्ट का हम इसकी बात कर रहे हैं पहले. इनकी कि जो हॉपिंग या जंपिंग करते हैं इंसेक्ट, दे प्रोड्यूस अ लार्ज वेट ऑन द ग्राउंड. लॉन्ग लेग्स इनकी जो है इंक्रीज द मैकेनिकल एडवांटेज, और इनकी लंबी टांगें जो है वो इनकी काफी हेल्प करती हैं इनकी लेग एक्सटेंसर मसल की. दिस इज व्हाई इंसेक्ट्स दैट जंप के हैव रिलेटिवली लॉन्ग लेग्स. इसलिए वो इंसेक्ट जो जंप करते हैं उनकी लेग्स काफी लॉन्ग होती हैं. द मैकेनिकल स्ट्रेंथ ऑफ इंसेक्ट क्यूटिकल. तो इंसेक्ट की जो क्यूटिकल है वो लीवर के तौर पर काम करती है सिस्टम में. प्रोबेबली डिटरमाइन द लिमिट टू दिस लाइन ऑफ एवोल्यूशन. ये एक टिपिकल आर्थ्रोपोड लिम्ब है, ये जो आपको दिखाया गया यहाँ पर. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ लिम्ब, जिसमें आप देख रहे हैं बकायदा कॉक्सा, फीमर, टिबिया, टार्सिस, ये चीजें मौजूद हैं. और दरमियान में इनमें क्यूटिकल फ्लेक्सिबल है ताकि अपने लेग्स को आसानी मूव कर सके. और एक ट्रोकेंटर भी चीज है. नोटिस दैट मोस्ट ऑफ द मसल्स आर इन द बेसल सेक्शन, characteristic projection of the arthropod limb.
मस्कुलर सिस्टम ऑफ वर्टिब्रेट, द वर्टिब्रेट एंडोस्केलेटन प्रोवाइड साइट फॉर अटैचमेंट टू मसल। आपको पता है कि आप लोगों के अंदर बड़ा बेहतरीन किस्म का मस्कुलर सिस्टम भी है। टेंडन्स और लिगामेंट्स क्या हैं? टेंडन्स आर टफ फाइब्रस बैंड्स और कॉर्ड अटैच स्केलेटल मसल्स टू द स्केलेटन। ये याद रखना है आपने। टेंडन एक ऐसा कनेक्टिव टिश्यू है, एक ऐसा टफ फाइब्रस बैंड है जो मसल को बोन के साथ अटैच करता है। ठीक है, टेंडन अटैचेस मसल टू बोन। मोस्ट ऑफ द मस्कुलेचर ऑफ फिशेज के ज्यादातर मसल जो है कॉन्सिस्ट ऑफ सेगमेंटल मायोमेर। मायो मीन मसल, मेयर मीन पार्ट, तो मायोमेर आर द नेम्स ऑफ मसल सेल। मायोमेर सेगमेंट काज द लेटरल अंडुलेशन, अंडुलेशन होता है एक वो लहर सी पैदा होना ऑफ द ट्रंक एंड टेल दैट प्रोड्यूस फिश लोकोमोशन। क्या होती है? लोकोमोशन। ये जो है ये आपको फ्ली जंप करती हुई दिखाई हुई है। उन्होंने फ्ली इज अ वेरी स्मॉल इंसेक्ट। When a flea is resting, the femur of the leg is raised. The joints are locked and energy is stored in the deformed elastic protein, animal rubber or resilin. तो ये रेजिलिन एक प्रोटीन है, इलास्टिक प्रोटीन है जो कि जोड़ों के मौजूद होता है। ये भी आपने याद रखना है। ऑफ द क्यूटिकल एज अ फ्ली बिगिन टू जंप, जैसे फ्ली ने जंप लगाने शुरू किए, द रिलैक्सेशन ऑफ मसल अनलॉक द जॉइंट, वो जॉइंट फिर खुल गए। द फोर्स एक्सर्टेड अगेंस्ट द ग्राउंड बाय टिबिया गिव द फ्ली अ स्पेसिफिक वेलोसिटी। जब उसने जमीन पर फोर्स लगाई तो उसने एक वेलोसिटी प्रोवाइड की फ्ली को, दैट डिटरमाइंस द हाइट ऑफ द जंप, जो डिटरमाइन करती है कि कितनी हाइट तक फ्ली जंप करेगी। जितनी ज्यादा फोर्स होगी उतना जंप ज्यादा हाइटेड होगा। द जंप इज द रिजल्ट ऑफ एक्सप्लोसिव रिलीज ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन द रेजिलिन ऑफ द क्यूटिकल। ये याद रखना है आपने, रेजिलिन एक एनिमल प्रोटीन है, एक इलास्टिक प्रोटीन है जो कि इंसेक्ट्स में देखा गया है। ओके जी, हम लोग यहाँ पर हैं। फिश की ये देखें कि बॉडी के ऊपर किस तरह के जो है ना मस्कुलेचर मौजूद है, इसकी कितने डाइवर्स मसल्स हैं। show mainly the large muscles of the trunk and tail. The muscles occur in blocks called myomere. ये आपसे पूछा जा सकता है कि फिश के मसल्स किन ब्लॉक्स में रेंज है। इन ब्लॉक्स को क्या कहते हैं? उनको मायोमेर कहते हैं, सेपरेटेड बाय कनेक्टिव टिश्यू शीथ। Notice that the myomere are flexed so that they resemble the letter W tipped at a 90 angle. और द डिफरेंट कलर रेड, ऑरेंज एंड ब्लू रिप्रेजेंट डिफरेंट मायोमेर, और डिफरेंट कलर के मसल डिफरेंट मायोमेर यूनिट शो कर रहे हैं। फिश मूवमेंट बेस्ड ऑन मायोमेर कॉन्ट्रैक्शन। नंबर 1 पर है मस्कुलर फोर्स जो है वो काज करती है मायोमेर सेगमेंट को कि वो रोटेट करें बजाय के कॉन्स्ट्रिक्शन के। द रोटेशन ऑफ क्रैनियल, क्रैनियल मीन उसका जो हेड है या क्रेनियम है, और कॉर्डल, कॉर्डल मीन टेल है। मायोमेर सेगमेंट बेंड द फिश बॉडी अबाउट अ पॉइंट मिडवे बिटवीन द टू सेगमेंट। Alternate bends of the caudal end of the body propel the fish forward. The transition from water to land. खुश्की, पानी से खुश्की पर जब जानवर आए तो उन्होंने कुछ चेंजेस की अपनी बॉडी मस्कुलेचर में। एज प्रीवियसली नोटेड, द appendages become increasingly important in locomotion and movement of the trunk become less important. The segmental nature of the myomeres in the trunk muscles was lost. Back muscles become more numerous and powerful. These evolutionary adaptations are well illustrated by comparing what is eaten in a fish dinner to a plate of frog legs. तो फिश और फ्रॉग के अगर मसल्स को आप आपस में कंपेयर कर लें तो ये दोनों में बड़ी डिफरेंस है, क्योंकि फ्रॉग जो है उसने खुश्की पर रहना था तो उसने कुछ एडेप्टेशंस किए हैं। इस तरह फिश की मसल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं इस तस्वीर की तरह। व्हेन ऑब्जर्व्ड विद लाइट माइक्रोस्कोप, ईच स्केलेटल मसल हैज अ पैटर्न। जब स्केलेटन मसल को बहुत ज्यादा लाइट माइक्रोस्कोप में देखा गया तो उसमें स्केलेटल मसल में डार्क और लाइट बैंड नजर आए, जिनको आप कहते हैं द स्ट्राइएशन ऑफ द होल फाइबर अराइजेस फ्रॉम अल्टरनेटिंग डार्क एंड लाइट बैंड ऑफ द many smaller thread like myofibril in each muscle fiber. Electron microscopy and biochemical analysis shows that these bands are, ये जो है ना आपका मसल शो किया गया। आप देखें आम मसल है, फिर उसमें आप देखें कि मैनी मसल फाइबर है जो कि बंडल की सूरत में है।
और वो एक शीट के अंदर बंद है। फिर ये आगे स्केलेटल मसल फाइबर आ गया, जिसमें ये आपको इसका यूनिट नजर आ रहा है, जिसको आप कह रहे हैं मायोफाइब्रिल। फिर मजीद अगर इसको देखें तो इसमें बैंड्स जो है वो नजर आ रहे हैं। तो ये देखिए रेड और ब्लैक जो लाइंस है ना, ये बेसिकली बैंड्स हैं। ये जो मसल आपको दिखाया गया ये रिलैक्स है, जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो ये बिल्कुल ओवरलैप कर जाएंगे थिक और थिन फिलामेंट्स। ओके जी, शायद आप में से किसी ने टेक्स्ट किया हुआ है कि हमने तरावी पढ़नी है, तो थैंक यू सो मच फॉर टुडे। वी विल मीट टुमारो इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।